अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ रिदा बशीर एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रोल ऑफ रिसर्च इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर रिसर्च का रोल देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को साइकोपैथोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिज़िकल डिजीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर रिसर्च डिज़ाइंस की बात की जाए तो 4 बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि वो किसी भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या ह्यूमन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रेवलेंस या इंसिडेंसेस हैं उनको रिपोर्ट कर सके। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइंस का गोल यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, उसके कॉजेज़ या उसके इफ़ेक्ट्स नहीं बताने होते, उसको प्रिडिक्ट या उसको एक्सप्लेन नहीं करना होता, जस्ट उसको डिस्क्राइब करना होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मोस्टली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में यूज़ होती है, जिसमें रिसर्चर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी की प्रेवलेंस को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। तो कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइंस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ की जाती है। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइंस का अगर बेसिक अजम्पशन देखी जाए तो वो यही है कि हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है, या हर चीज़ जिसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट है वो किसी न किसी दूसरी चीज़ से अफेक्ट हो रही होती है। इसके अलावा कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइंस में जो दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन या रिलेशनशिप होता है, उसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखा जाए तो इसको नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम -1 to +1, जिसको हम कोरिलेशनल कोफिशिएंट भी कहते हैं। देन इसकी भी 3 टाइप्स आ जाती हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स सेम रेट पे इंक्रीज़ होते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, और ज़ीरो कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी एसोसिएशन नहीं होती। इसके बाद आ जाती है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, या वो साइंस डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट करके दूसरे वेरिएबल पे या सेट ऑफ वेरिएबल्स पे उनका इफ़ेक्ट देखा जाता है। इसके अलावा अगर बेसिक अजम्पशन देखी जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस की, तो वो यही है कि दुनिया कॉजल लॉज के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ये मस्ट है कि उसमें एक एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल वेरिएबल हो, और दोनों की रैंडम सिलेक्शन हो। तो एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिस वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या उसमें चेंज लेके आता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में एटलीस्ट वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना मस्ट है। इसके अलावा अगर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल वेरिएबल की बात की जाए तो वो वेरिएबल जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट चेक किया जाए उसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन होती है वो रैंडम सिलेक्शन होती है। उसके बाद अगर गोल्स देखे जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के, तो सबसे पहला तो यह है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना दो वेरिएबल्स के दरमियान, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन में से एलिमिनेट करना, ताकि हम ये आर्ग्यू कर सकें कि जो भी इफ़ेक्ट आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहली टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं और ट्रीटमेंट्स होती हैं, और वो वेरिएबल जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। देन आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको एक्सपेरिमेंटर मेजर करता है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि द इफ़ेक्ट वेरिएबल और रिजल्ट वेरिएबल।
उसके बाद आ जाता है कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटर कांस्टेंट रखता है ताकि जितने भी जो पोटेंशियल कॉजेज़ हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल्स। नेक्स्ट कम्स रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल्स आर अलाउड टू वेरी फ्रीली। इसकी एग्जांपल आ जाती है लाइक इंडिविजुअल की अगर एज है, उसकी पर्सनालिटी टाइप है या फिर करियर गोल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह कॉज ही कंसिडर किए जाते हैं, बट जो परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं उनमें से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, दैट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स कि अगर हम बार बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और सेम रिजल्ट्स आएँ तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल है। इसके बाद आ जाती है इंटरनल वैलिडिटी। इट मीन्स एक्यूरेसी और ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इंटरनल वैलिडिटी मीन्स के इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया था, क्या एक्सपेरिमेंट ने एक्यूरेटली उस वेरिएबल को मेजर किया है या नहीं। उसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स जनरलाइजेबिलिटी के किस हद तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं एक्सपेरिमेंट के उनको किसी दूसरी सेटिंग में या किसी दूसरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस लाइक अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। और जितने भी रिसर्चेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स होते हैं वो हाइपोथेसिस के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। हाइपोथेसिस की 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं उन दोनों के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। लास्ट में आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सब्जेक्ट इफ़ेक्ट और सिलेक्शन इफ़ेक्ट। कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन में डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री इफ़ेक्ट। तो हिस्ट्री इफ़ेक्ट मींस के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट से बाहर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मैचुरेशन इफ़ेक्ट। तो टाइम के साथ साथ सब्जेक्ट में जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कहते हैं मैचुरेशन इफ़ेक्ट। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट और एक्सपेरिमेंटर बायस। तो अगर एक्सपेरिमेंटर के किसी एक्शन या उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटर बायस। देन कम्स डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स और हॉथॉर्न इफ़ेक्ट। तो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि अगर रिसर्चर ने अपनी जो रिसर्च एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस कर लिए हैं तो ये डिस्कशन जो है रिस्पॉन्सेज में इन्फ्लुएंस लेके आती है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग इफ़ेक्ट और रिएक्टिविटी। टेस्टिंग इफ़ेक्ट मीन्स कि अगर सेम पार्टिसिपेंट्स पे सेम टाइम में सेम टेस्ट अप्लाई किया, डिफरेंट टाइम्स पे सेम टेस्ट अप्लाई किया जाएगा तो उसकी वजह से रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा उसका रिस्पॉन्स। उसके बाद आ जाता है रिग्रेशन टू द मीन। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी टेस्ट पे कम स्कोर किया है और बार बार उस इंडिविजुअल पे वो टेस्ट अप्लाई किया जाए तो इससे उसके टेस्ट जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर मेजरिंग टूल्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया है तो दैट इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद आ जाता है हॉलो इफ़ेक्ट। तो रिसर्चर अगर अपने सब्जेक्ट से किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखेगा सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे तो ये भी रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक अगर आउट गोइंग या सोशेबल सब्जेक्ट है तो उसको रिसर्चर ये एक्सपेक्ट करेगा कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर आ जाता है एट्रिशन और मॉर्टेलिटी इफ़ेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट ड्रॉप आउट की वजह से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में बायसनेस आ रही है तो इसको कहते हैं मॉर्टेलिटी इफ़ेक्ट। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो सबसे पहले आ जाती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एलिमिनेट किया जाता है।
इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली है रेंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, जिसमें तमाम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और हर पार्टिसिपेंट को जस्ट एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। रेंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइंस या तो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों हो सकते हैं या जस्ट पोस्ट टेस्ट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिपीटेड मेयर डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। तो इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी लेवल्स होते हैं वो लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिक्स्ड मॉडल डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस। तो इनमें रेंडमाइज्ड ग्रुप्स और रिपीटेड मेयर डिज़ाइन दोनों आ जाते हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिटवीन ग्रुप्स को मेयर करेगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन ग्रुप्स को मेयर करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन मोस्टली क्लिनिकल सिचुएशंस में बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनको n=1 डिज़ाइन भी कहा जाता है। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइंस की 2 टाइप्स हैं। पहले आ जाती है ABA और रिवर्सल डिज़ाइन। इसमें पहले विदाउट ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं जिसको बेसलाइन सेशन कहा जाता है और फिर विद ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। और अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो मींस के डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट हो तो इस इम्प्रूवमेंट को या इस इफ़ेक्ट को शो करने के लिए दोबारा से फिर एक विदाउट ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन की जाती है, दैट इज़ ABA डिज़ाइन। दूसरा आ जाता है ABAB डिज़ाइन। ये सेम ABA डिज़ाइन की तरह होता है बट इसमें लास्ट में दोबारा से ट्रीटमेंट सेशन को ऐड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम।